Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed uh, packaging, labeling, and then we had discussed grading, standardization, after which we discussed price mix, right? Any doubt, anyone up to there? No. Okay, good. So now we move on to next component of marketing mix. After discussing product mix and price mix, the next one in the sequence is place mix. As the name suggests, all functions related to place means movement of goods from one place to another place, storage of goods, all these come under place mix. And as I told you in the previous class, physical distribution term has been used in the book in two contexts. In the broader sense, physical distribution is synonymous with place mix. So place mix consists of decisions to be taken in order to make the product available to customers by transferring the product from the place of production to the place of consumption at the right place, in right quantity and quality, at right time. All these are very important. अगर हम right place पर goods को नहीं पहुंचाएंगे तो customers खरीदेंगे कैसे? अगर राइट प्लेस पे पहुंचा दिए लेकिन क्वांटिटी कम या ज्यादा है, कम है तो कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी पूरी, और हमारी भी जितनी हम सेल कर सकते थे उतनी सेल नहीं हो पाएगी. अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो वेस्ट जाएगा हमारा स्टॉक. ठीक है, क्वालिटी भी प्रॉपर, अदरवाइज कस्टमर्स खरीदेंगे नहीं अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. एट राइट टाइम, ये भी बहुत जरूरी है. जब कस्टमर्स को जिस चीज की जरूरत हो तब वो प्रोडक्ट मार्केट में होना जरूरी है. अगर गीजर्स गर्मियों के मौसम में हम मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे और सर्दियों में अवेलेबल नहीं होंगे तो टाइमिंग गड़बड़ है. ठीक है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होने वाली होती है गीजर्स वगैरह मार्केट में सेल होने शुरू हो जाते हैं, शॉप्स में दिखने शुरू हो जाते हैं. जैसे ही समर्स आने वाली होती हैं एंड थ्रू आउट द समर्स फैंस, कूलर्स, इस तरह की चीजें अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट में. तो राइट टाइमिंग भी जरूरी है कि कस्टमर्स को जब जो चीज चाहिए हो तब मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो. ठीक है, इसको प्लेस मिक्स को हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द नैरो सेंस. First, let us understand channels of distribution. What do we mean by this? Channels of distribution refers to the network of intermediaries participating in the flow of products from the producer to the consumer. Producer goods manufacture कर रहा है, consumer को goods use करने हैं. तो producer से consumer तक goods को पहुंचाने वाले जो लोग हैं, wholesalers, retailers, agents, these are called channels of distribution. These intermediaries are called channels of distribution. क्यों जरूरत होती है इनकी? Because producers generally produce in large quantities. अब एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है सपोज, वो रोज के 5000 टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है. कस्टमर को तो एक टूथपेस्ट चाहिए, वो भी बहुत बहुत दिनों के बाद. तो अब 5000 कस्टमर्स तक मैन्युफैक्चरर खुद एक एक टूथपेस्ट पहुंचाए, वो बड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए. 5000 कस्टमर्स रोज उसकी फैक्ट्री में आ जाए, वहां पे आके वो परचेज करें, वो कस्टमर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है. तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हेल्प करते हैं. 5000 यूनिट जो उसने बनाई वो रोज की 100 के लॉट्स में या 200 के 500 के लॉट्स में होलसेलर्स को सेल कर देता है प्रोड्यूसर. होलसेलर्स आगे इन्हें 20-30 के यूनिट्स में रिटेलर्स, शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं.
और शॉपकीपर से कस्टमर जिनको प्रोडक्ट चाहिए होता है वो 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी उन्हें चाहिए वो उतनी खरीद के ले जाते हैं पर कस्टमर। तो पहली जरूरत इसलिए पड़ती है। दूसरा, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो सकता है प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में। फैक्ट्री सपोज गुरुग्राम में फैक्ट्री है आपकी, कस्टमर्स आपके दिल्ली में भी हैं, गुरुग्राम में भी हैं, पंजाब में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं। तो कैसे इतनी दूर दूर तक प्रोड्यूसर खुद ही भिजवाएगा सारी चीजें? मुश्किल है। अगेन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प। हर स्टेट के एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं तो फैक्ट्री से उनको सेल हो जाता है स्टॉक। पर्टिकुलर स्टेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट हैं वो अपनी अपनी स्टेट के होलसेलर्स रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, रिटेलर से कस्टमर खरीद लेते हैं। ठीक है। सो intermediaries buy in bulk from the producers and sell in smaller quantities to the consumers. With the help of these intermediaries, producers are able to sell their products to many customers spread in various places conveniently. And consumers are also able to buy different commodities made by different producers from a few sales outlets. अगर ये इंटरमीडियरीज नहीं होते, रिटेलर होलसेलर नहीं होते, सोचो आपको एक टूथपेस्ट खरीदने टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता, एक सोप खरीदने सोप मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता। ठीक है। कुछ पल्सेस लेने के लिए पल्सेस के जो पैकेज करके बेच रहे हैं उनको उनके पास जाना पड़ता या सीधे फार्मर के पास जाना पड़ता। अभी एक ही शॉप पर जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें उसी एक ही शॉप से अलग अलग प्रोड्यूसर्स की अलग अलग जगह प्रोड्यूस हुई चीजें हमें एक ही शॉप में बहुत सारी मिल जाती हैं। एक ही मार्केट में कुछ शॉप्स में हमारी मोस्टली जो जरूरत की चीजें हैं सब मिल जाती हैं। सो इन दिस वे इंटरमीडियरीज make life easy for producers as well as for customers. But yes, for this they keep their margin. Now there are different types of channels. कितने intermediaries हैं producer और customer के बीच में, इसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं types of channels. When there is no intermediary in between, the producer is selling directly to the customers. जैसे बहुत से मैगजीन्स के जो पब्लिशर्स हैं वो डायरेक्टली बाय पोस्ट कस्टमर्स को मैगजीन्स डिलीवर करते हैं। ठीक है। ऑर्डर उनसे ऑनलाइन ले लेते हैं या बाय चेक मंगवा लेते हैं पेमेंट, और मैगजीन्स बाय पोस्ट या बाय कुरियर डिलीवर करवा देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है बीच में, कॉल्ड जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। ठीक है। इसी तरह से यूरेका फोर्ब्स वाले अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अपने सेल्स पर्सन के थ्रू बेचते हैं। ठीक है। मदर डेयरी के अपने आउटलेट्स हैं, उनके थ्रू वो मिल्क सेल करते हैं। यस, दे सेल थ्रू रिटेलर्स ऑल्सो, अदर रिटेलर्स ऑल्सो, बट उनके अपने आउटलेट्स भी हैं मिल्क के भी, और सफल के नाम से उनकी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के आउटलेट्स हैं वो भी हैं, तो डायरेक्टली भी सेल करते हैं वो। देन सेकेंड इज इनडायरेक्ट चैनल्स, मतलब जहां पर कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा। अब कितने इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होंगे उस पर डिपेंड करेगा इनडायरेक्ट चैनल भी कैसा होगा। इफ देर इज ओनली रिटेलर बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, देन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर रिटेलर कंज्यूमर वन लेवल चैनल। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के ये जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में यूज होता है वन लेवल चैनल, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, या कार्स वगैरह में, व्हीकल्स में। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू द डीलर, कार्स बाइक्स वगैरह डायरेक्टली डीलर को बेचते हैं और डीलर से फिर कस्टमर खरीद लेते हैं। तो वन लेवल चैनल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन expensive electronics items and vehicles, automobiles.
Manufacturer, wholesaler, retailer, consumer, two level channel. Manufacturer sells to wholesalers, wholesalers to retailers, retailers to consumers. This is the most commonly used type of channel for most of the FMCGs. FMCG किसे कहते हैं? Fast moving consumer goods. जो डेली यूज की आइटम्स होती हैं इनको कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बिकते रहते हैं. ठीक है, सोप, टूथपेस्ट, पल्सेस, स्पाइसेस वगैरह. अगर आपका कस्टमर बेस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में या कुछ आसपास की स्टेट्स तक लिमिटेड है तो जनरली टू लेवल चैनल यूज किया जाता है. लेकिन अगर आपके कस्टमर्स थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड है या इवन इंटरनेशनली स्प्रेड है तब टू लेवल से भी काम नहीं चलता. देन जनरली कंपनीज यूज थ्री लेवल चैनल. मैन्युफैक्चरर, एजेंट, एजेंट को डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, मिल्क की सप्लाई होती है अमूल की, या बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो नेशन वाइड या इंटरनेशनली भी सेल होते हैं. तो इन्होंने, इन कंपनीज ने क्या किया होता है, हर स्टेट का एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट अपॉइंट किया होता है. मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द एजेंट, और अपनी अपनी स्टेट में फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट आगे होलसेलर्स को, होलसेलर्स रिटेलर्स को, और रिटेलर्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं. ये हो गए टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एनी डाउट अप टू हियर? नो, ओके, गुड. Second component of place mix, as I told you, physical distribution in the narrow sense. Main physical distribution का यही मतलब होता है narrow sense में. जब कुछ mention नहीं हो तो physical distribution का ये मतलब होता है logistics management भी हम इसे कहते हैं. Means activities and decisions concerned with efficient movement of product from producer to the consumer. इसमें क्या क्या आ जाता है? फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन बाय क्रिएटिंग प्लेस एंड टाइम यूटिलिटीज. प्लेस यूटिलिटी किससे क्रिएट होती है? ट्रांसपोर्टेशन से. टाइम यूटिलिटी किससे क्रिएट होती है? स्टोरेज से. ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? बाय मूविंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. स्टोरेज से टाइम यूटिलिटी कैसे? प्रोड्यूस गुड्स आज हो गए लेकिन कस्टमर को अभी नहीं चाहिए, धीरे धीरे कस्टमर्स खरीदेंगे, तो जब तक वो सेल नहीं हो रहे तब तक उन्हें सेफ मैनर में स्टोर करना उतने टाइम तक इज डन थ्रू स्टोरेज. सो टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड बाय स्टोरेज. अभी जो हमने डिस्कस किए थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमीडियरीज, इनसे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? ये क्रिएट करते हैं पोजेशन यूटिलिटी, पासिंग ऑन द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन through various modes. It could be through rail, water, air, pipelines. Oil और गैस के लिए pipelines यूज होती हैं जनरली, trucks, etc. मतलब roadways. It creates place utility as we discussed. A suitable mode of transportation should be chosen keeping in mind the speed, frequency, dependability, capacity, availability and cost involved in various modes of transportation. The same company for the same product may use more than one mode of transport also. Then second component under physical distribution is inventory. Inventory में हमने डिसाइड करना होता है कि हम कितने गुड्स स्टोर करके रखें. अगर हम बहुत कम गुड्स स्टोर करके रखेंगे तो हो सकता है कभी कोई ज्यादा गुड्स का ऑर्डर आ जाए, कस्टमर खरीदने आ जाए,
और हमारे पास गुड्स की शॉर्टेज हो जाए, तो हमारी सेल जितनी हम कर सकते थे उससे कम रह जाएगी। सेकेंडली, अगर हम स्टॉक बहुत ज्यादा रखते हैं तो हो सकता है उतने गुड्स बिके ही ना और कुछ गुड्स वेस्ट हो जाएं, खराब हो जाएं रखे रखे। प्लस स्टोरेज की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हम स्टॉक रखेंगे उतनी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सो वी हैव टू डिसाइड एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक विच वी शुड कीप। ठीक है, दैट कम्स अंडर इन्वेंट्री डिसीजन। देन कम्स स्टोरेज। स्टॉक को जो रखना है वो कहां रखना है, कैसे रखना है। अब इसमें बड़े सारे डिसीजन आ जाते हैं। हमें एक बड़ा वेयर हाउस यूज करना है या कई छोटे छोटे वेयर हाउस यूज करने हैं अलग अलग जगह पे। वेयर हाउस फैक्ट्री के पास होना चाहिए या मार्केट के पास होना चाहिए या दोनों के बीच में कहीं पे होना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए ड्राई स्टोरेज की जरूरत है या कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है या और किसी तरह की स्टोरेज की जरूरत है। ऑल दीज डिसीजंस कम अंडर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। Then comes order processing. The moment we receive an order from the customer, this order processing starts. ठीक है, ऑर्डर मिलने के बाद हम प्रोडक्ट को रेडी करवाते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली, उसे पैक करवाते हैं, फिर हम उसको डिलीवर करवाते हैं, फिर हम पेमेंट रिसीव करते हैं कस्टमर से। ठीक है, so all these activities come under order processing. Procuring orders, entry in the firm records, customer credit check, other accounting entries, inventory and production scheduling, order and inventory dispatch, and receiving the payments. जितनी फास्ट हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कस्टमर तो चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट उनके पास आ जाए, लेकिन कस्टमर ये भी चाहते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा ना हो। तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लो, अगर जल्दी से कस्टमर के पास फूड आइटम्स पहुंचानी है तो हमें अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को स्कूटर्स बाइक्स लेके देनी पड़ेंगी और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, हम कम डिलीवरी बॉय रखते हैं और उन्हें बाइसिकल्स देते हैं डिलीवर करने के लिए, तो प्राइस जरूर थोड़ा कम हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट का क्योंकि कॉस्ट कम हो गई, लेकिन डिलीवरी में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो कीपिंग इन माइंड our target customers, we have to decide on these factors. अगर हमारे टारगेट कस्टमर्स वो हैं जो प्राइस के लिए बड़े सेंसिटिव हैं कि प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर हम टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट हमें कम रखनी होगी, प्राइस कम रखना होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे कस्टमर्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं हायर प्राइस बट दे वांट अ फास्ट सर्विस, देन वी विल गो फॉर सेविंग टाइम, ऑल टेक्निक्स। अब तो बल्कि बात चल रही है कुछ टाइम बाद शायद ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो ड्रोन, आपने कुछ ऑर्डर किया, ड्रोन के थ्रू वो चीज आपके रूफ टॉप पे डिलीवर हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है इन चीजों की। तो दीज थिंग्स आर इन पाइपलाइन, दे आर बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कंप्लीट्स प्लेस मिक्स। ठीक है, अब प्लेस मिक्स के बाद एक मिक्स रह गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्राइस मिक्स हो गया, प्लेस मिक्स। द फोर्थ वन इज प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन इज अ प्रोसेस of communication involving information, persuasion and influence. कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उन्हें परसुएड करना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करने की कोशिश करना कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है उनके लिए। ऑल दिस कम्स अंडर प्रमोशन। विद इन प्रमोशन मिक्स द मेन टेक्निक्स आर पर्सनल सेलिंग,
1 to 1 कस्टमर से को सेल करना, चाहे हम सेल्स पर्सन को घर घर भेजें, चाहे कस्टमर हमारे शोरूम या शॉप पे आए, वहां पे सेल्स पर्सन उनसे इंटरेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग. देन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बाय वन गेट वन फ्री, दिस मच रिबेट, इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला प्रोडक्ट फ्री. ठीक है, इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ये सब आ जाती हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में. थर्ड वन इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज डन थ्रू सम मास मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देना. पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना, ये भी प्रमोशन के अंडर आता है. बहुत सी कंपनीज में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट. ठीक है. एंड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी अपने आप होती है. किसी कंपनी ने सपोज न्यू कार लॉन्च की, तो उन्होंने टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में जो एड दी, वो तो आ गया एडवर्टाइजमेंट में. लेकिन बिजनेस न्यूज चैनल पर न्यूज में न्यूज रीडर ने बताया कि इस कंपनी की ये नई कार का मॉडल आ गया. अब ये कंपनी ने उन्हें पे नहीं किया वो बताने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ न्यूज, तो वो हो गई पब्लिसिटी, विच हैपन्स ऑन इट्स ओन, विच इज नॉट डन बाय द कंपनी. ठीक है. अब एक एक करके इन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ पर्सनल सेलिंग. The process of assisting and persuading people to buy a product or service through a direct interaction, आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू जब प्रोडक्ट सेल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सेलिंग. क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी, तब भी प्रोड्यूसर या सेलर कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू उन्हें प्रोडक्ट्स बेचते थे और आज भी बेचते हैं. और सबसे इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि सेलर और कस्टमर में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो कस्टमर के माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकता है, सेलर को प्रोडक्ट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अच्छे से दे सकता है. सो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक. ठीक है. फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. फर्स्ट फीचर, पर्सनल इंटरेक्शन. There is a direct contact, direct personal contact between the sales representative and the customer. It's a two-way communication between the seller and customer. Advertisement में तो one way communication होता है, प्रोड्यूसर ने या सेलर ने अपनी बात कह दी, कस्टमर तक पहुंच गई. बट पर्सनल सेलिंग में there is a two-way communication. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. जब पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेलर और कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे एक रिलेशनशिप भी डेवलप होती है. हम में से बहुत से लोगों के बार्बर्स फिक्स्ड होते हैं. गर्ल्स के केस में ब्यूटी पार्लर्स उनके या सैलून्स जहां पे वो जाती हैं, वो उनके फिक्स्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि बार बार एक के पास जाके एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई. पता है कि उसको, सर्विस प्रोवाइडर को भी पता है कि इनकी प्रेफरेंसेस क्या है, और हमें भी पता है वहां पे सर्विस हमें अच्छी मिलती है. तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है. बहुत से लोगों की गारमेंट्स परचेज करने की भी शोरूम या शॉप फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. ऑल दिस इज बिकॉज अ रिलेशनशिप डेवलप्स between the seller and the customer through repeated interactions if the experience of both are good.